हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो शासक हुए हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो खिलजी जो वंश था वह पूरे दिल्ली सल्तनत में मात्र 30 वर्षों तक चला था, यानी कि सबसे कम समय तक खिलजी वंश ही चला था। क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण शासक थे। पहला था जलालुद्दीन खिलजी जो संस्थापक शासक था, और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ अपनी कई नीतियों के लिए, बाजार व्यवस्था के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी की जब 1320 ईस्वी में 1316 ईस्वी में जो उसकी मृत्यु होती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उसमें मुख्य रूप से मुबारक शाह खिलजी होता है, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक होता है। लेकिन दो और छोटे शासक जिसमें शिहाबुद्दीन उमर तथा नासिरुद्दीन खुसरो शाह ही सबसे अंतिम सुल्तान या शासक होता है खिलजी वंश का। तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बनता है वह शिहाबुद्दीन उमर, यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासक काल में ही जब वह अपने उदर रोग से पीड़ित था, तो उसने अपने पुत्र खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन खिज्र खां बहुत ही विलासी शासक था, इसलिए उसने शासन सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए तुर्क अमीरों ने इसके पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया, शासक बनाया। तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और मलिक काफूर जो उसका योग्य सेनापति हुआ करता था, उसका सहायक हुआ करता था, कई राज्यों के विजय में उसका सबसे बड़ा सेनापति था, उसने इसके पुत्र जो है शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान बनाया। और सुल्तान की, चूँकि शिहाबुद्दीन उमर अल्पवयस्क था, कम उम्र में सुल्तान बना था, इसलिए सुल्तान की सारी शक्ति मलिक काफूर ने अपने हाथों में ले लिया था। तो अब यहीं से एक चक्र घूमता है कि सुल्तान की सारी शक्ति जब मलिक काफूर के हाथों में चली जाती है, तो कुछ तुर्क अमीर, कुछ तुर्क सरदार एवं अलाउद्दीन खिलजी के जो बाकी पुत्र थे वह इसको सहन नहीं कर पाते हैं। और उसमें मुख्य रूप से एक जो मुबारक खां नाम का व्यक्ति था, उसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का, वह सत्ता को प्राप्त करने का षड्यंत्र करने लगा। तो आगे चल करके मुबारक खां एवं मलिक काफूर, मुबारक खां जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था तथा मलिक काफूर के बीच विरोध उत्पन्न हो गया है। दोनों में बनती नहीं थी, यानी कि मुबारक खां मलिक काफूर को हटा करके, मलिक काफूर को नष्ट करके, मलिक काफूर को पराजित करके स्वयं सुल्तान बनना चाह रहा था। और ऐसे में मुबारक खां ने कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाया तथा मिला करके अकस्मात अचानक एक बार मलिक काफूर के आवास पर हमला करके मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं, और मुबारक खां स्वयं सुल्तान बन जाता है। और आगे चल करके मुबारक खां ही शिहाबुद्दीन उमर को भी अंधा करवा देता है, अंधा करवा के उसे कैद में डाल देता है, जेल में डाल देता है, और स्वयं सुल्तान बन जाता है। और बाद में शिहाबुद्दीन उमर की मुबारक खां ने हत्या करवा दिया। तो आगे चल करके अब 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक यही मुबारक खां मुबारक शाह खिलजी के नाम से एक सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का महत्वपूर्ण सुल्तानों में तीसरा सुल्तान था। पहला जलालुद्दीन, दूसरा अलाउद्दीन और तीसरा मुबारक शाह। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में मुबारक शाह खिलजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम शॉर्ट में इसको भी जानते हैं। मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक था, अब ये शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करवा के सुल्तान बना था। और मुबारक शाह खिलजी से जो महत्वपूर्ण एवं चर्चित क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो यह था कि इसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था, खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, और स्वयं को ही खलीफा इसने घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तथा स्वयं को खलीफा घोषित करने के साथ साथ खलीफा की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया, उसकी मान्यता को नहीं माना। तो यह था मुबारक शाह खिलजी। और इसने एक उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में तथा पीसीएस में आता है कि मुबारक शाह खिलजी ने उपाधि कौन सी धारण की थी। तो इसने अल इमाम उल इमाम तथा खिलाफत उल लाह तथा अल इमाम उल इमाम की उपाधि धारण किया था। अब मुबारक शाह खिलजी के बारे में बहुत सारे बातें उठती हैं। मुबारक शाह खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी, एक इतिहासकार, एक विद्वान हैं, वो लिखते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी नग्न स्त्री पुरुषों की संगत को पसंद करता था, और स्त्रियों के वस्त्र पहनना इसे अच्छा लगता था। और इतना ही नहीं, उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी,
तथा कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहन करके वह घुमा करता था। यहाँ तक कि जियाउद्दीन बर्नी ने वर्णन किया है कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में भी आ जाया करता था और कभी कभी वह नग्न होकर के भी दरबार में दौड़ा करता था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये किसके संबंध में थी? यह मुबारक शाह खिलजी के बारे में है। अब आगे चलकर इसकी नीति कैसी थी? तो इसकी नीति थी भूल जाओ क्षमा करने की नीति, और निजामुद्दीन औलिया से द्वेष था इसका। यानी कि जहां अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही सशक्त शासक था, वहीं मुबारक शाह खिलजी ये मस्त शासक था। ये अपनी जो है कि मौज मस्ती में ही बिजी रहता था, व्यस्त रहता था, और स्त्री पुरुषों की संगत इसे पसंद थी, इसलिए वह ज़्यादातर विलासिता में ही अपना समय बिताया करता था। और इसी कारण इसकी जो नीति थी कि यह इसको क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके विषय में कैसी नीतियाँ बन रही है, कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से इसे कोई परवाह नहीं थी। इसलिए कहा गया कि भूल जाओ और क्षमा कर दो। यानी कि इसी के खिलाफ किसी ने विद्रोह किया, किसी ने षड्यंत्र किया और इसको किसी ने कुछ कहा तो उसको वह भूल जाओ और क्षमा करने की नीति पर चलता था। और इसी कारण अब यहीं से जितना बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने विजित करके बनाया हुआ था, उन साम्राज्यों में चाहे वह मेवाड़ हो, राजपूत शासक हो, देवगिरी हो, वारंगल हो, ये राज्य धीरे धीरे अब स्वतंत्र होने लगे थे, खिलजी साम्राज्य से अलग होने लगे थे। ये अपने को स्वतंत्र करते हुए दिल्ली सल्तनत को यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राजस्व भेजना भी बंद कर रहे थे धीरे धीरे। अब यहाँ जैसा कि कहा गया देवगिरी पर इसने इसीलिए इसने आक्रमण किया कि देवगिरी अपने को स्वतंत्र कर दिया और कर देना भी बंद कर दिया था। इसलिए यह एक अभियान प्राप्त होता है मुबारक शाह खिलजी के समय में कि इसने देवगिरी का एक बार पुनः अभियान किया था। और इस समय यहाँ पर जो यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था रामचंद्र देव और उसके बाद उसका पुत्र था शंकर देव, इन दोनों की अब मृत्यु हो चुकी थी। अब रामचंद्र देव का जो दामाद था हरपाल देव, ये यहाँ शासन कर रहा था। और मुबारक शाह खिलजी की सेना ने जब वहाँ हरपाल देव की सेना को मुकाबला किया, हरपाल देव की सेना पर आक्रमण किया, तो वह भाग गया। और यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी के द्वारा एक बार फिर से इस पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और आगे चल के मुबारक शाह खिलजी बहुत कम समय यानी 1316 से 1320 ईस्वी मात्र 4 वर्षों तक की शासक रहा। और आगे चल करके मुबारक शाह खिलजी का एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को धर्मांतरित था, धर्म अपना बदला हुआ था, धर्मांतरित व्यक्ति था जिसका नाम था खुसरो खां, इससे उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। और मुबारक शाह खिलजी खुसरो खां से इतना विश्वास करने लगा था, उससे इतना उसका प्रेम हो गया था कि वह ये नहीं सोच पाता था कि यह व्यक्ति भी हमारे खिलाफ कभी विश्वासघात कर सकता है। तो ऐसे में एक दिन अवसर पा करके खुसरो खां के लोगों ने यानी खुसरो खां ने कुछ लोगों को अपने तरफ सम्मिलित कर लिया था और उन्हीं लोगों की सहायता से खुसरो खां ने मुबारक खां या मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा देता है और पुनः स्वयं सुल्तान बनने की योजना बनाने लगता है। तो आगे चल करके अब हम लोग देखेंगे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इस प्रकार मुबारक शाह खिलजी से दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसकी उपाधि तथा यह खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर देता है, स्वीकार नहीं करता और स्वयं को ही खलीफा घोषित कर देता है। तथा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में निजामुद्दीन औलिया का संबंध अच्छे नहीं थे, आगे चल कर के तुगलक सुल्तानों के साथ भी निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे। तो यह स्थिति मुबारक शाह खिलजी के समय में यह था कि मुबारक शाह खिलजी का भी निजामुद्दीन औलिया से नहीं बनता था, यानी निजामुद्दीन औलिया का मुबारक शाह खिलजी से भी विद्वेष था। अब आगे चलकर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके और लास्ट सुल्तान जिसका नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यह मात्र कुछ महीनों के सुल्तान बने थे, इसलिए इनकी टाइमिंग को 1320 ईस्वी से दर्शाया गया है। इन्होंने सबसे पहले एक उपाधि धारण की थी। किसने? नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। उस उपाधि का नाम था पैगंबर का सेनापति। ये क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी तथा पीसीएस में कई बार आ चुका है कि पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण किया था, तो वह था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम से सिक्के भी चलवाए। यानी खुतबा पढ़वाना और सिक्के चलवाना वही शासक करते थे जो अपने को सशक्त मानते थे, अपनी सत्ता को मजबूती के साथ पेश करते थे, प्रस्तुत करते थे। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह अपने को सशक्त रूप में पेश करने का प्रयास किया। उसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का इसने खुतबा पढ़वाया एवं सिक्के भी चलवाया था। अब इसी के समय से कुछ भारतीय
हिंदू जो मुस्लिम धर्म को ग्रहण किए हुए थे वह इसके साथ हो लेते हैं। चूँकि यह हिंदू धर्म से स्वयं धर्मांतरित मुसलमान था और कहा जाता है कि अब इसके शत्रु जो अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी के वंशज से जुड़े हुए थे वह इसके खिलाफ हो जाते हैं। और उसी खिलाफ में एक गाजी मलिक नामक व्यक्ति था जो दीपालपुर एवं मुल्तान के क्षेत्रों का सूबेदार हुआ करता था। वह धीरे धीरे लोगों को एकत्रित करता है और एक नारा दिलाता है शत्रु यानी कि इसके शत्रुओं के द्वारा यह नारा दिलवाता है, यानी कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह के खिलाफ अब एक दूसरा ग्रुप बनने लगता है। चूँकि यह भारतीय था, भारतीय मुसलमान था और हिंदू धर्म से इसने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया हुआ था, यानी कि भारतीय मुसलमान था, इसलिए गाजी मलिक तथा इसके और भी जो इस्लामिक सूबेदार थे, तुर्क अमीर थे, वे इसके खिलाफ हो जाते हैं और वे इस्लाम का शत्रु तथा इस्लाम खतरे में, यानी नासिरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु घोषित करते हैं तथा यह नारा देते हैं कि इस्लाम अब खतरे में है। चूँकि एक भारतीय मुसलमान शासन सत्ता पर काबिज हो जाता है और आगे चल करके फिर गाजी मलिक नामक व्यक्ति जो मुल्तान एवं दीपालपुर का सूबेदार होता है उसने राजपूतों, तुर्कों, खुरासानी, मेवातियों यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर जो भी लोग थे, चाहे वह मेवाती हों, चाहे वह खुरासानी हो, चाहे वह राजपूत हो, चाहे बाकी तुर्क अमीर एवं तुर्क सरदार हों, सबको एक तरफ सम्मिलित करता है, एकत्रित करता है और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के खिलाफ इन्हें भड़काता है तथा इसे यानी नासिरुद्दीन खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु बताता है एवं इस्लाम खतरे में है जैसा नारा दिलाता है। और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह भारतीय मुसलमान था जिसने दूसरी बार यानी कि एक बार भारतीय मुसलमान का यह दूसरा अवसर था जो शासन सत्ता को प्राप्त करने में सफल रहा। पहला ऐसा अवसर नासिरुद्दीन महमूद के समय में था जिसमें रेहान नामक भारतीय मुसलमान था जिसने शासन सत्ता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया था। और यहाँ नासिरुद्दीन खुसरो शाह या दूसरा भारतीय मुसलमान था जिसने शासन सत्ता को प्राप्त किया, लेकिन इसके खिलाफ जल्द ही षड्यंत्र होने लगे। बाकी तुर्क सरदार, अमीर एवं राजपूत तथा खुरासानी एवं मेवाती लोग एकत्रित होकर जिसका नेतृत्व गाजी मलिक कर रहा था, इसके खिलाफ इस्लाम शत्रु, इस्लाम खतरे में है जैसा नारा उन्होंने दिया। और आगे चल कर के अब यही गाजी मलिक दिल्ली में पहुंचता है और तिलपत नामक स्थान पर इसने गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह यानी कि नासिर जो सुल्तान है नासिरुद्दीन खुसरो शाह की सेना तथा गाजी मलिक जो दीपालपुर मुल्तान का सूबेदार था, यह राजपूतों, तुर्क सूबेदारों, तुर्क अमीरों, मेवातियों तथा खुरासानी सभी को साथ लेकर के एक विशाल सेना को लेकर के दिल्ली के पास पहुंचता है और तिलपत नामक स्थान पर गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह की सेना को पराजित करता तथा नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मार डालता है, यानी कि उसकी युद्धभूमि में ही उसकी हत्या कर देता है। अब आगे चलकर चूँकि गाजी मलिक एक बाहरी व्यक्ति है, इसने सुल्तान की हत्या कर देता है, षड्यंत्र करने में यह सफल हो जाता है, बाकी तुर्क अमीरों, सरदारों को अपनी तरफ मिला लेता है, लेकिन शासन सत्ता को स्वीकार करने में, सुल्तान बनने में इसे हिचक आती है कि कहीं मेरा कोई विरोध न करे। इसलिए एक बार फिर से ये तुर्क अमीरों, तुर्क सरदारों से कहता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के वंशज का कोई व्यक्ति हो, उसके परिवार, उसके खानदान का कोई व्यक्ति हो तो उसे सुल्तान बनाया जाए। सुल्तान बनना या सिंहासनारोहण कराना या सिंहासन प्राप्त करना मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा गाजी मलिक के द्वारा कहा जाता है। लेकिन आगे चल करके इन्हीं तुर्क अमीरों, तुर्क सरदारों के द्वारा, तुर्क अमीरों के द्वारा, कुलीनों के द्वारा इसके साथ आग्रह किया जाता है, यानी गाजी मलिक से आग्रह किया जाता है कि नहीं, योग्यता आपके अंदर है और शासन सत्ता आप स्वीकार करें। तो आगे चल करके तुर्क अमीरों, सरदारों के आग्रह पर ही गाजी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए 1000 सितून महल में अपना सिंहासनारोहण करवाता है और एक नए वंश यहीं पर वही गाजी मलिक अपना सिंहासनारोहण तो करवाता है, क्योंकि वह तुरंत सिंहासनारोहण प्राप्त नहीं करता है, बल्कि तुर्क अमीरों, तुर्क सरदारों के कहने पर, उनके आग्रह करने पर ही शासन सत्ता को स्वीकार करता है और तुरंत एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना करता है। और यहीं से फिर शुरू हो जाता है तुगलक वंश और यही गाजी मलिक आगे चल करके अब गयासुद्दीन तुगलक नाम से तुगलक वंश का संस्थापक शासक बनता है। अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में पूरा लेक्चर अलाउद्दीन खिलजी की 2 वीडियो के रूप में हमने
अपने चैनल पर डाला हुआ है, अपने यूट्यूब चैनल अपने अकाउंट पर डाला है, जिसमें एक अलाउद्दीन खिलजी, उसका परिचय, उसकी नीतियाँ, उसके कार्य और दूसरा उसकी समाजवादी नीतियों के तहत डाला है। लेकिन इसके बाद भी कुछ नए क्वेश्चन, जैसे बीड़ा एवं सितार का आविष्कार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बीड़ा एवं सितार का आविष्कार किसने किया। तो बीड़ा एवं सितार का आविष्कार जो है वह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो कई विधा के ज्ञाता थे और कई ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं किया है। आगे चल करके जब हम दिल्ली सल्तनत का साहित्य पढ़ेंगे, अलग से दिल्ली सल्तनत का साहित्य, स्थापत्य एवं कला, इन सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम साहित्य, दिल्ली सल्तनत के साहित्य के तहत सभी जो विद्वान हैं उनकी रचनाएं, उनके ग्रंथ था, उनमें क्या लिखे गए हैं, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये जान लेते हैं कि बीड़ा एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था और अमीर खुसरो के द्वारा कई ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के तुगलक वंशी शासकों के शासनकाल को भी देखा है। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक, इन सभी शासकों के शासनकाल को इन्होंने देखा था। और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन खुसरो को समर्थन निजामुद्दीन औलिया का प्राप्त हो रहा था। वही निजामुद्दीन औलिया का मुबारक शाह खिलजी से द्वेष चल रहा था, लेकिन यहाँ निजामुद्दीन औलिया का नासिरुद्दीन खुसरो को समर्थन प्राप्त था। अब आगे चल करके अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उसको हम कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसकी रचनाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन उसमें 5 से 7 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अमीर खुसरो की, जिसमें नूह सिपेहर, तुगलकनामा, किरान उस्सादैन, मिफ्ताह उल फुती तथा आशिका, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अमीर खुसरो की रचनाएं जो महत्वपूर्ण है कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण उसकी रचना है तुगलकनामा, दूसरी है आशिका, फिर नूह सिपेहर, किरान उस्सादैन तथा मिफ्ताह उल फुतूर। तो इस प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो छोटे सुल्तान हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन इक्का दुक्का आ जाता है तथा हमारे कॉन्सेप्ट को बनाए रखने के लिए इन्हीं भी पढ़ना अनिवार्य था। तो हमने यहाँ शिहाबुद्दीन उमर, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी तथा नासिरुद्दीन खुसरो शाह से संबंधित तथ्यों को हमने जाना तथा उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा क्लियर किया। अब अगली वीडियो अब हम अगले सुल्तानों, अगले वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश होता है तुगलक वंश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। यहाँ पर हम कुछ समान अध्ययन तथा इतिहास विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट को भी डाल रहे हैं, ताकि आप पूरे लेक्चर को सुने और बाद में प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करेंगे तो उस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स।